नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पे। लोकसभा में सुरक्षा संकट, आखिर ओम बिरला ने क्यों पीएम मोदी को सदन में आने से रोका? पीएम के बिना धन्यवाद प्रस्ताव हुआ पास, कांग्रेस ने दिखाए नरेंद्र सरेंडर पोस्टर। स्पीकर के दावे पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बोली पीएम स्पीकर के पीछे छिप रहे, हमले की बात झूठ। बिहार विधानसभा में तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा, कहा हमें हराने के लिए खर्च किए 40,000 करोड़। और गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड पर बोले सोनू सूद, कहा बच्चों को स्क्रीन नहीं सहारा चाहिए। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार हंगामे की स्थिति बनी रही। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था। विपक्ष के भारी विरोध और नारेबाजी के कारण सदन में अव्यवस्था फैल गई। हालात बिगड़ते देख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस पूरे मामले पर अब स्पीकर ओम बिरला ने सदन में गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उस दिन लोकसभा का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। बिरला ने स्पष्ट किया है कि ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा के खिलाफ था। ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद पीएम के आसन तक पहुंच सकते हैं। स्पीकर ने कहा है कि उन्होंने स्वयं सदन में ऐसे दृश्य देखे जिससे स्थिति और बिगड़ सकती थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर झटका होता। इसी आशंका के चलते उन्होंने पीएम मोदी से सदन में न आने को कहा। बिरला ने इसे एहतियाती कदम बताते हुए अपनी जिम्मेदारी का हवाला दिया। उन्होंने सभी दलों से संसदीय मर्यादा बनाए रखने की भी अपील की। लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंपरा के अनुसार अपना भाषण नहीं दिया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 2004 के बाद ये पहली बार हुआ जब पीएम के बयान के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले विपक्ष के संशोधनों को वोटिंग के लिए रखा, जो खारिज हो गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा और इसे ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हुई। बढ़ते गतिरोध के कारण लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद हंगामे के दौरान सदन में वेल में आ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सदस्यों ने नरेंद्र सरेंडर लिखे पोस्टर लहराए और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। उन्होंने पीएम पर किसी तरह के हमले की योजना के दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया। प्रियंका ने कहा है कि स्पीकर का बयान सरकार के दबाव में दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुधवार को प्रधानमंत्री में सदन में आने की हिम्मत नहीं थी। विपक्ष ने कभी भी प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाई। सत्ता पक्ष के सांसदों की मनमानी पर विपक्ष का विरोध स्वाभाविक है। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा है कि सरकार झूठ का सहारा ले रही है। अगर सत्ता पक्ष अपने सदस्यों को अनर्गल बोलने की छूट देगा तो विपक्ष विरोध करेगा। उन्होंने दोहराया है कि प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। प्रियंका ने सवाल किया है कि सिर्फ 3 महिलाओं के खड़े होने से इतनी हड़बड़ी क्यों मच गई है। उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने मीडिया से आग्रह किया है कि वे सरकार से सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने पूछा कि विपक्ष के नेता को बोलने से क्यों रोका गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में उस वक्त तीखी बहस देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को लेकर निशाना साधा। उन्होंने चुनावी खर्च और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन को रोकने के लिए एनडीए ने भारी धनबल का इस्तेमाल किया है। उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी बात रखते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। तेजस्वी ने कहा है कि एनडीए ने जनता का भरोसा जीतने के बजाय पैसे का सहारा लिया। उन्होंने दावा किया है कि बिहार चुनाव में उन्हें हराने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि ये पैसा आखिर किसका था और कहां से आया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद एनडीए को जनता के बीच संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि आज बिहार में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। एनडीए सरकार ने लोकतंत्र को भय के शासन में बदल दिया है। तेजस्वी ने दावा किया है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। आम जनता को डराकर सत्ता चलाई जा रही है। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि डराने धमकाने की राजनीति बिहार के भविष्य के लिए खतरनाक है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे महंगाई भत्ता विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने करीब 20 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया डीए जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले के अंतरिम आदेश के अनुसार बकाया राशि का कम से कम 25% 6 मार्च तक भुगतान किया जाए। बेंच ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है क्योंकि ये आरओपीए नियमों के तहत वेतन का हिस्सा है। अदालत ने यह भी माना है कि राज्य सरकार इस मामले में भुगतान में देरी कर रही थी। इस फैसले से राज्य कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय राहत मिलने की भी उम्मीद है। साथ ही यह आदेश ममता सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शेष 75% डीए पर निर्णय लेने के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज इंदु मल्होत्रा करेंगी, जिसमें 2 रिटायर्ड हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश और सीएजी या उनके द्वारा नामित अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि यह समिति वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भुगतान का तरीका तय करेगी। इससे पहले मई 2024 में अदालत ने 3 महीने के भीतर 25% डीए देने का आदेश दिया था। हालांकि ममता सरकार ने फंड की कमी का हवाला देकर समय बढ़ाने की मांग की थी। राज्य बजट के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से बंगाल कर्मचारियों का डीए मूल वेतन का 18% तय किया गया था, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करीब 40% डीए मिल रहा है, जिससे बड़ा अंतर बना हुआ है। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या के बाद बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत पर गंभीर बहस छिड़ गई है। अभिनेता सोनू सूद ने इस दुखद घटना पर गहरी चिंता जताते हुए माता पिता से बच्चों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर वीडियो साझा कर कहा है कि आज के दौर में बच्चे स्क्रीन के बीच अकेले होते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया ने बच्चों को वास्तविक दुनिया से दूर कर दिया है। उनके मुताबिक जिन 3 बच्चियों ने जान दी है वे भावनात्मक रूप से अकेली पड़ चुकी थी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बचपन को एल्गोरिदम नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन और देखभाल की जरूरत है। बच्चों की चुप्पी अक्सर सबसे बड़ा खतरा होती है। आपको बता दें कि इससे पहले सोनू सूद ने पोस्ट कर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध की भी मांग की थी। उन्होंने कहा है कि ये दोषारोपण नहीं बल्कि समय रहते सुरक्षा का कदम होना चाहिए। उनके मुताबिक डिजिटल लत आज बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों बहनें एक कोरियाई टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम की आदी थी। यह लत कोविड-19 के बाद शुरू हुई थी और धीरे धीरे उनकी दिनचर्या पर हावी हो गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि गेम ने उनके व्यवहार और मानसिक स्थिति को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार स्क्रीन एक्सपोजर बच्चों में अवसाद बढ़ा सकता है। प्रशासन अब इस मामले में ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव की जांच कर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिकता को लेकर AR रहमान के बयान ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बीते सालों में धर्म के कारण काम मिलने में दिक्कतों की बात कही थी। इस बयान के बाद आलोचना बढ़ने पर उन्होंने वीडियो जारी कर सफाई भी दी थी। अब एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस पूरे मामले पर मिले रिएक्शंस पर बात की है। रहमान ने कहा है कि उन्हें लगातार सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती। उन्होंने माना है कि बयान को लेकर गलतफहमियां पैदा हुई। हालांकि उन्होंने इसे और ज्यादा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। पॉडकास्ट में रहमान ने सांप्रदायिकता वाले मुद्दे पर लंबी चर्चा से बचते हुए कहा है कि बेहतर है किसी और विषय पर बात की जाए। उन्होंने कहा है कि जो लोग उनके करीब हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही यह भी कहा है कि जो लोग उन्हें नहीं जानते वे सफाई सुनेंगे भी नहीं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इंडस्ट्री में भेदभाव की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोग उनके पीछे बातें करते हैं और उन्हें काम कम मिलता है। रहमान ने यह भी दावा किया था कि एक प्रोजेक्ट में उन्हें हटाकर 5 अन्य संगीतकारों को रखा गया। उन्होंने फिल्म छावा को विभाजनकारी बताकर भी विवाद खड़ा कर दिया था। वैश्विक खेल जगत से जुड़ी एक अहम तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों खेलों के शीर्ष प्रशासकों की ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में शामिल है। इन्फैंटिनो ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए जय शाह की खुलकर सराहना की। उन्होंने क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए शाह के प्रयासों की प्रशंसा की। फीफा अध्यक्ष ने क्रिकेट के ओलंपिक में दोबारा शामिल होने पर भी खुशी जताई। उन्होंने भविष्य में दोनों खेलों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया। साथ ही खेलों के जरिए दुनिया को एकजुट करने की भी बात कही। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब खेलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और विस्तार पर चर्चा तेज है। क्रिकेट के ओलंपिक में लौटने और फुटबॉल की मजबूत वैश्विक मौजूदगी के बीच यह बातचीत अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों खेलों को नया मंच मिल सकता है। वहीं इस साल खेल प्रेमियों के लिए खास रहने वाला है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप दोनों आयोजित होंगे।
ऐसे में क्रिकेट और फुटबॉल के प्रशासकों की ये मुलाकात और भी मायने रखती है। फैंस इसे खेल कूटनीति और साझेदारी की नई शुरुआत मान रहे हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।